नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। एक जीत और एक हार से क्या होता है, ये मौजूदा स्थिति में बीजेपी और कांग्रेस से बेहतर कौन समझ सकता है। जहां कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस का चुनावी राज्यों में जोश हाई है, वहीं आरएसएस ने बीजेपी और आगामी चुनाव और साथ ही साथ 24 के लिए नसीहत देने के साथ साथ खरी खरी भी सुनाई है। आरएसएस ने बीजेपी को इशारा कर दिया है कि सिर्फ मोदी के नाम पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो कांग्रेस बड़े फेरबदल की तैयारी के साथ बीजेपी को काउंटर देने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर। अब सवाल यह है कि 24 में बीजेपी कैसे लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी, किस तरह से कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी, 24 में किसके सामने क्या चैलेंज है, इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आज देश के सवाल में वो सवाल कौन कौन से हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, इस पर नजर डालते हैं। पहला, बीजेपी को संघ की खरी खरी का मतलब क्या है। संघ क्या बीजेपी से नाराज है? क्या बीजेपी हद से ज्यादा मोदी पर निर्भर हो गई है? राज्यों के अगर विश्लेषण में देखें आप, अभी भी विपक्ष के सामने एकजुटता एक बहुत बड़ा सवाल है। 24 को लेकर किसकी तैयारी में कितना दम है, इन सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा। हमारे साथ राजीव पांडे जी, प्रवक्ता भारतीय होंगे, सुरेंद्र सिंह राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ होंगे, स्वयं पुरोहित टीएमसी का पक्ष रखेंगे, राजेश गुप्ता आपकी तरफ से, और एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। हम अपने पैनल पर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जो तैयारी है वो क्या है। पहले तो 3 राज्य हैं, क्योंकि इसी को सेमीफाइनल के रूप में देखा जाएगा। हम शुरुआत टीएमसी से करना चाहेंगे। आज हमारे साथ स्वयं पुरोहित जी हैं। स्वयं पुरोहित जी, 2 चीजें हैं। पहला, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस की जो बिग ब्रदर थ्योरी है वो आपको स्वीकार है? क्या कांग्रेस का नेतृत्व 24 के लिए आपको स्वीकार है? क्या आप मानते हैं कि सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है और आप उस अम्ब्रेला के नीचे आना चाहते हैं? जी देखिए, ये जो 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव मतलब एक जैसे आजादी का आंदोलन के लिए अंग्रेजों को हटाने के लिए जिस तरह की लड़ाई थी, वैसी एक लड़ाई है। इस लड़ाई में सभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके समान विचारधारा की पार्टी एक साथ आए, यही हमारी दीदी चाहती है। 2021 का जब विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल का आया, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी पूरी की पूरी दमखम के साथ बंगाल के चुनाव में अब की बार 200 पार का नारा दिया, उसके बावजूद बंगाल की जनता ने इन्हें चेहरा दिखा दिया इनका। तो वही चीज, तब से दीदी ने भाजपा हटाओ देश बचाओ का नारा दिया, तब से दीदी चेष्टा कर रही है। कांग्रेस चूंकि सर्व भारतीय दल है और बहुत से राज्यों में कांग्रेस मजबूत भी है, जहां पे कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस लड़े। जहां पे रीजनल पार्टीज जैसे बंगाल के अंदर में तृणमूल कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बिहार के अंदर में इनका गठबंधन है ही है, महाराष्ट्र में भी गठबंधन है। तो इस तरह से सभी कॉमन विचार वाली पार्टी अगर एकजुट होकर लड़े तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार 300 पार ये आराम से हो जाएगा। मैंने ये फॉर्मूला सुना है। सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक, संघ और बीजेपी की क्या कोई नाराजगी है जो संघ को कहना पड़ा कि आप बहुत ज्यादा हिंदुत्व और मोदी पर निर्भर ना रहे? हालांकि सबसे बड़ा चेहरा अगर बीजेपी के पास आज कोई है और सशक्त चेहरा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अभी आपने स्वयं पुरोहित जी का ओपनिंग कमेंट सुना, वो कह रहे हैं कि साहब जहां जहां रीजनल आउटफिट्स मजबूत हैं वहां उनको लड़ने दिया जाए, वहां कांग्रेस ना लड़े। लेकिन इतिहास में 2-3 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, जैसे केरल एक एग्जाम्पल है, गोवा एक एग्जाम्पल है, और पश्चिम बंगाल, बहुत सेंट्रिक बात आपसे सवाल पूछ रहा हूं, वहां पर कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। टीएमसी के खिलाफ लड़े, केरल में लेफ्ट के खिलाफ लड़े। तो ये 2-3 चीजें ऐसी खड़ी होती हैं जो सोचने को मजबूर करती हैं कि आखिर विपक्ष एकजुट कैसे होगा। चिदंबरम साहब जो कहते हैं कि नहीं साहब, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार लड़ेगा, वो पॉसिबिलिटी कैसे होगी? रजत भाई, आप तो बहुत निर्भीक और बहुत ख्याति लब्ध पत्रकार हैं। आप सारी चीज़ों को जानते हैं और सारे राजनीति के परमिसेबल कॉम्बिनेशंस को जानते हैं। आप जानते हैं कि कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक
और पोरबंदर से लेके अगरतला तक अगर सार्वदेशिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से कोई पार्टी लड़ रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इनके मायावी तत्वों से भी लड़ रही है, इनके अनैतिक तत्वों से भी लड़ रही है, इनके कायराना चीज़ों से भी लड़ रही है और इनकी बेरोजगारी बढ़ाने वाली चीज़ों से भी लड़ रही है, सब चीज़ों से लड़ रही है। एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस तो पहले से कह रही है कि जहां जहां पर जो जो रीजनल छत्रप हैं, जो जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके पूरे सम्मान के साथ हम बात करेंगे, उनके सम्मान पे आंच नहीं आने देंगे और उनके सम्मान के साथ बात करेंगे। अभी लेकिन आपने एक पिन पॉइंट क्वेश्चन किया, आप केरल में क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं स्वयं या केरल के लेफ्ट वाले चाहते हैं कि साहब हम ना लड़े, भाजपा लड़ ले? वहां पर दो दल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, निश्चित तौर पर हम लड़ेंगे। हमारी उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, इसी वजह से तो हमारे दल अलग अलग हैं। एक बात। दूसरी बात, आपने बंगाल की स्वयं प्रकाश जी ने बहुत पिन पॉइंट बात की, तो मैं बंगाल में स्वयं प्रकाश जी से पूछना चाहता हूं, तो स्वयं प्रकाश जी बता दें कि जब ममता दीदी लड़ाई लड़ रही थी तो क्या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बंगाल में रैली करने के लिए आया? जवाब मिलता है नहीं आया। राहुल गांधी जी भी नहीं गए, सोनिया जी भी नहीं गए, प्रियंका जी भी नहीं गए, खड़गे साहब भी नहीं गए। निश्चित तौर पर हमारी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, हमें उसको एड्रेस करना है, हम वहां लड़ाई भी लड़ेंगे, एडजस्टमेंट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचे कि हम आपको पूरा एक क्षेत्र या वो हमें पूरा एक क्षेत्र दे दें, नहीं, हम ये बिल्कुल इस चीज के सहमत नहीं है। हाँ, हम आपके साथ मजबूत समझौता करेंगे। आप हमको बताइए, हम कहने की बात नहीं है त्रिपुरा को उठा लीजिए, मणिपुर को उठा लीजिए और कई जगहों को उठा लीजिए, क्योंकि ये वक्त नहीं है इन सब बातों को करने का। सबको समझना होगा और हम पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी, चूंकि राजनीतिक रूप से सार्वदेशिक दल है, अपनी जिम्मेवारी समझने को तैयार है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पुराने जितने साथी हैं सब अपनी अपनी जिम्मेवारियों को समझ करके काम करेंगे और आगे आने वाले समय में ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन को कहीं कोई एक्सटेंशन मिले। हम आपको बताएं, कर्नाटक में हमने करके दिखाया, ठीक है सर, आगे मध्य प्रदेश में हम करके दिखाएंगे, राजस्थान में हम करके दिखाएंगे, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में हम करके दिखाएंगे, यकीन करें इस बात को। लेकिन क्षेत्रीय दलों के मित्रों से हमारी उम्मीद आपने है कहा और हम पूरे सम्मान के क्षेत्रीय छत्रप जो है उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, आपने पिन पॉइंट पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में ये बात बोली, मैं मान गया। हमारे साथ एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव जी हैं, राजीव पांडे जी भी जुड़ गए हमारे साथ। आ रहा हूं राजीव भाई आपका। श्रीवास्तव साहब, दो चीजें हैं। सुरेंद्र राजपूत जी तो ये बात कह रहे हैं कि साहब जो क्षेत्रीय छत्रप है उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बारी आती है और सीटों की बारी आती है, बहुत फ्रूटफुल अलायंस नहीं रहा, चाहे आपका बहन जी के साथ हो या कांग्रेस पार्टी के साथ हो। अभी भी दूरियां देखने को मिलती हैं। आप देखिए, विपक्ष के नेता गए थे उस समारोह में, अखिलेश यादव जी नहीं गए थे। कोई पूछा, उन्होंने कई बार यह भी कहा कि दोनों ही पार्टियां एक जैसी हैं, कांग्रेस और बीजेपी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने बोला। क्या आप मानते हैं कि लोकसभा में जब चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो समाजवादी पार्टी बड़ा दल है कांग्रेस से, सीटों के लिहाज से, वोट के लिहाज से, लेकिन जब लोकसभा की बारी आए तो कांग्रेस पार्टी बड़ा दल है? कपिल जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कांग्रेस जो है वो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस इस देश में हर क्षेत्र में उसका अपना एक संगठन है। ये बात दिगर की है कि कहीं वो बहुत मजबूत स्थिति में है तो किसी प्रदेश में वो बहुत कमजोर स्थिति में। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नीति और विचारों से हमने बार बार कहा कि अगर हमारी विचारधारा ना अलग होती तो फिर हम अलग दल क्यों होते। ठीक है, उनकी तमाम ऐसी नीतियां हैं जिन नीतियों से समाजवादी पार्टी उस चीज की दूरी बनाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से एक बात कहती है कि हम हर चीज से समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस देश के अंदर जो सांप्रदायिकता पैदा करने वाले दल हैं, जो तानाशाही पूर्वक सरकार चलाने वाला दल है, जो देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला दल है, जो देश के संविधान की संवैधानिक संस्थाओं के परखच्चे उड़ा रहे हैं और जो अब सुप्रीम कोर्ट से भी एक ऊपर की अथॉरिटी बनते हुए दिख रही है,
जिस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने जो है वो जिस पर हक दिल्ली सरकार को दिया या ये बता दिया कि महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार गिराई गई वो अवैध तरीके से, अनैतिक तरीके से गिराई गई, बावजूद इसके जो अवैध ये लेकर के 1, 2, 3 के अंदर अध्यादेश लेकर के आए हैं, आप वो बताओ कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के जजमेंट के विरुद्ध ही तो वो अध्यादेश लेके ठीक आए। है, मैं समझ गया, यानी मैं मूलभूत बात समझ गया। ठीक है, तो अगर ठीक हमें है। देश बचाना है, हाँ, तो लेकिन हर वो चीज किस को शर्तों पे समझौता आप लोग साथ आएंगे, ये बहुत टेढ़ी खीर है। ठीक है, राजीव पांडे जी के पास। राजीव जी, दो चीजें हैं और दोनों कंपैरिजन है। पहला, बीजेपी की तैयारी 24 के लिए, नए अलायंस पार्टनर्स बीजेपी भी देख रही है कि एनडीए का कुनबा कैसे बढ़ाओ, टिफिन कार्यक्रम आपका चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, और फ्रंट फुट पे क्या आरएसएस कुछ नाराज है? जो बातें आई कि आरएसएस नाराज है और नसीहत दी है कि आप सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर रिलाय मत कीजिए, इसमें तथ्य क्या है? देखिए, हर आदमी को डेमोक्रेसी में अपनी अपनी बात रखने का राइट है और आर्टिकल लिखा गया है, मैंने भी आर्टिकल पढ़ा है। वो विषय जो है कि जो उनको लग रहा है, किसी एक राइटर ने ऑर्गेनाइजर में एक लिखा है और वो काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनका अपना व्यू है। पार्टी के जो बड़े नेता है वो संज्ञान लेंगे और जो भी है इस विषय पर ये बात तो हम केवल उसी आधार पर चुनाव नहीं लड़ते, हम डिलीवरी के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। 2-3 बातें जो आपने कहा कि किस आधार पर, जो आपका आज का सब्जेक्ट है, फिर मैं जो 2 हमारे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है उसको मैं जवाब दूंगा। पहली बात तो यह है कि हम जो हमारी डिलीवरी मैकेनिज्म है, हम उसको लेकर के चुनाव में जाते हैं। और आज तक अगर आप देख लीजिए 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस जो है, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो या सेंट्रल इलेक्शन, आपने देखा है कि किस प्रकार से रहा है। हाँ, कहीं जगह पर हमको मिली है, हार भी मिली है, जैसे अभी पिछले हिमाचल में उसी समय हमारी ऐतिहासिक जीत गुजरात की है। कर्नाटक में हमारा वोट परसेंट नहीं घटा, लेकिन मुसलमानों का एक तरीके से ध्रुवीकरण होने के कारण से हम चुनाव हार गए। हम उसको भी देखेंगे कि किस प्रकार से 50% से ऊपर जाए। और जहां तक अलायंस की बात है, जो लोग हमारे साथ अलायंस में थे वो किसी कारण से अगर चले गए हैं, हो सकता है उनसे भी बात हो, वो भी एनडीए में है। अब 2 बातें हैं। हमसे पहले जो आपने कपीश जी बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ा, उसमें लिखा है कि आप कानून बना सकते हैं। काश वो जजमेंट पढ़ लिए होते तो फिर इस तरीके से अनर्गल प्रलाप आपके इस तरह, तो कानून ऑर्डिनेंस बना है और ऑर्डिनेंस को कानून में बदला जाएगा, नहीं तो 6 महीने में लैप्स हो जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, हम उस पर राजीव भाई, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं थोड़ा तैयारी पे, देखिए वो उनका भाव था। राजीव भाई, मैं आप ही के पास, मैं कह रहा हूं ये उनका भाव था। मैं जो 24 की तैयारी है, भाजपा के नए अलायंस पार्टनर्स, उधर विपक्ष एक हो रहा है, आरएसएस की नसीहत है, ठीक है, आर्टिकल है, मैं मान गया। तो वो 24 की तैयारी, विपक्ष की तैयारी, आपकी तैयारी, बीजेपी की तैयारी कैसे देखते हैं? मैं भाई उसी पर आ रहा था। देखिए, जहां तक तैयारी है, अगर आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में हमारी डायरेक्ट लड़ाई अभी विधानसभा का चुनाव हुआ समाजवादी पार्टी से। ठीक है, कांग्रेस 0 सीट वाली पार्टी है, मुश्किल से लगता है एक अपने दम पर किसी एक ने या 2 विधायक चुनाव जीत करके आए हैं, वो वैसे भी निर्दलीय भी जीत के आते हैं। बिहार जाइए, 0 पार्टी वाली पार्टी है, वो कुछ सीट विधान लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। आप उधर चले जाइए वेस्ट बंगाल, उनकी क्या स्थिति है आप ये देख सकते हैं। अभी वो बात कर रहे थे तेलंगाना में भाजपा की डायरेक्ट लड़ाई टीआरएस या बीआरएस से, जो अभी तो कहीं भी, जहां तक कांग्रेस से भी हमारी डायरेक्ट लड़ाई है, जिसमें कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है। जगह। तो देखिए, तो एक बात आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम स्टेट में 2 ध्रुवीय वैसे भी लड़ाई है। हरियाणा है, हमारी लड़ाई है, जिनसे भी लड़ाई है, कांग्रेस से हमारी लड़ाई। अभी अगर आप देखें कि देश में त्रिकोणात्मक संघर्ष की संख्या जो स्टेट्स है उसमें धीरे धीरे घटती जा रही है, इसको आप समझिए। या तो हमारी कांग्रेस से लड़ाई है या थर्ड फ्रंट के जो भी पार्टियां हैं उनसे लड़ाई। बिहार में आरजेडी के साथ हमारी लड़ाई है, उसकी कुछ लघु कांग्रेस पार्टी है जिसको खत्म किया, एक्चुअली कांग्रेस पार्टी को खत्म किया आरजेडी ने, तो अब उनके पीछे वो बैठ गए हैं। या जहां तहां वो जो कोशिश है उनकी मर्जी वो करें। मेरा कहना है कि जहां तक आप चुनाव की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय अध्यक्ष उस समय के अमित शाह जी, अभी जो माननीय गृह मंत्री जी, उन्होंने कहा था कि हमको हर स्टेट में 50% वोट लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का केवल एक ही काम है कि किस तरीके से ध्रुवीकरण का वोट हमको मिले, कि हिंदुओं को जातियों के आधार पर बांटो,
और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वोट बैंक बना करके चुनाव बनाने की उनकी परंपरा आज से इसी आधार पर वो सत्ता में रहे। ठीक है, लेकिन देश का जो बहुसंख्यक समाज है उस विषय को समझ गया है। ठीक है। और डिलीवरी जो पहली ये बात ये हो गई कि संगठन और किस तरीके से लोग, दूसरी बात जो डिलीवरी पे हम काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 5 साल हम काम किए थे, हमें जनता का प्रतिशत ज्यादा मिला, हम ज्यादा सीट से जीत करके आए। आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं 2024 मई में जब रिजल्ट आएगा तो ये जो हमारा है, जिस तरीके से हमारा 20-25 सीट बढ़ा, इस बार भी 20-25 सीट आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम डिलीवरी मैकेनिज्म पे। लेकिन अगर इतना कॉन्फिडेंस होता तो नए अलायंस पार्टनर की जरूरत, मैं आऊंगा नहीं, ये जो कुनबा यूपीए और एनडीए अपना बड़ा कर, मैं दूसरे पार्ट में आता हूं कि कैसे, मैं आ रहा हूं राजीव भाई, एक मिनट आ रहा हूं, हमारे साथ घनेन्द्र भारद्वाज जी, आ रहा हूं राजीव भाई, आ रहा हूं, पर्याप्त टाइम दिया, कोई सेकंड पार्ट है सवाल का, मैं आ रहा हूं घनेन्द्र भारद्वाज जी के पास। भारद्वाज साहब, दो चीजें हमने देखा इधर कुछ दिनों से, केजरीवाल साहब देश के विभिन्न राज्यों में गए, वहां जहां सत्ता थी या विपक्ष के नेता थे उनसे मुलाकात करी, ऑर्डिनेंस पर आपने सपोर्ट मांगा। माफ करिएगा घनेन्द्र जी नहीं है, राजेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, तो ये एक फिनोमेना था कि आप विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं दिल्ली के मुद्दे के लिए और एक तरीके से विपक्ष के साथ खड़े भी हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जो दिल्ली इकाई थी उसने पुरजोर इसका विरोध किया। हम अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, आपके विरोध में खड़ी होगी, मैं नहीं जानता पार्टी लाइन क्या है, शायद सुरेंद्र आज कुछ बताएंगे। लेकिन एक बड़ा तबका था कांग्रेस लीडर्स का जिन्होंने विरोध किया। कांग्रेस बड़ा दल है, चाहे वो नीतीश बाबू हो, स्टालिन हो, वो सब जुड़े हैं, कह रहे साथ लड़िए। एक तरफ 5-6 दल ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब के साथ खड़े हैं, वो दल कांग्रेस पार्टी के साथ भी खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस और आप साथ साथ नहीं खड़े। राजेश गुप्ता जी, देखिए अभी समय आने दीजिए, अभी वो समय आया नहीं है, अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे बात हुई है। राजनीति में ये देखा जाता है कि क्या समय है, क्या इंपॉर्टेंस है। पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। देश के क्या हालात है ये समझना बहुत जरूरी है। और इस वक्त जो हालात है वो ना आपसे छुपे हैं ना मुझसे छुपे हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो करप्शन की बात हो, और जिस तरीके से विपक्ष को रौंदने की कोशिश होती है सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा, और अब तो सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नकारा कर दिया कि वो भी नहीं मानेंगे, हम अपनी मर्जी से जो चलाएंगे वो करेंगे। तो इस तरीके की चीजें जब होती हैं तो देश की जो बाकी पार्टीज हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि अब करना क्या है। तो कांग्रेस से हमने बात करके छोड़ दी है, हम बाकी भी सबसे बात कर रहे हैं। अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है और सब देखना चाहिए कि इसका रिजल्ट, क्योंकि स्टेट के इलेक्शन अलग होते हैं और सेंटर के इलेक्शन अलग होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी ये शुरुआत है। हमने दिल्ली के अंदर जो काम करे वो सबके सामने है, हम पंजाब में जो सबके सामने काम कर रहे हैं वो सबके सामने, और उसी का नतीजा है कि एक छोटे से राज्य में जिसमें हमारे पास बहुत कम पावर है और जो है उसको भी ये छीनने की लगातार कोशिश करते हैं। भाई हमने लैंड को, पुलिस को, पब्लिक ऑर्डर को तो मान ही लिया कि चलिए सेंटर के पास है, लेकिन अब बाकी चीज भी हमें नहीं करने देते। हम मोहल्ला क्लिनिक या स्कूल बनाना चाहते हैं, जमीन नहीं देते। उसके बावजूद भी हम करने को तैयार थे और हम कर रहे थे। हमें दिल्ली की जनता ने 3 बार चुना, जैसे इन्होंने कहा इनको 2 बार चुना, हमें 3 बार लगातार चुना है। और हम 20-30 सीटों से नहीं जीतते साहब, हम एक तरफा जीतते हैं। हम 67 सीटों से जीते, हम 62 सीटों से जीते, हम पंजाब में 117 में से 92 सीटों से जीते। तो एक तरफा क्लीन स्वीप करते, पहली बार सिर्फ एक खटखटाते हैं, जैसे दिल्ली में 28 थी, पंजाब में 20 थी, अभी गुजरात में 5 है, अभी गोवा में 2 है। तो खटखटाट पहली बार की, अगली बार में साफ होता है। लेकिन सेंटर के अंदर एक इलेक्शन अलग है, और मेरा मानना है कि 2024 का इलेक्शन ये देख के होगा कि जो तानाशाही मोदी जी के राज में चल रही है, हाँ, ये उसके साथ कौन होता है, उसके खिलाफ कौन होता है। ठीक है, मैं तो मान दिल्ली की जनता या देश की जनता, मुझे लगता है महंगाई से, सिलेंडर से, पेट्रोल से, ठीक है, रोज ये की झगड़ों से, मुद्दे हैं, मैं आऊंगा कि वो 2-3 मुद्दे कौन से होंगे जिस पे 24 का चुनाव होगा। एक बार सुरेंद्र राजपूत जी के पास। सुरेंद्र जी, एक तरफ कवायद है कि विपक्ष का कुनबा बढ़े, नीतीश बाबू जा भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है, लेकिन कोई ऐसा नया दोस्त, नया साथी दिखता हुआ नहीं मिल रहा। जो साथ में है उस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि साहब कब तक साथ में है। दूसरी तरफ आप एनडीए की तरफ आइए, देखा संसद का जब नया परिसर खुला, वहां देवगौड़ा साहब के पास प्रधानमंत्री साहब गए,
मुलाकात हुई। थोड़े दिन बाद ये भी बात हलचल शुरू हो गई कि कर्नाटक में एक ये अलायंस बनने जा रहा है। अकाली दल जो ट्रेडिशनल अलायंस पार्टनर था बीजेपी का, वो भी सम्मिलित हुआ। उसने कहा नहीं साहब ठीक काम हो रहा है। तो एक लिटमस टेस्ट था कितने लोग आते हैं। बीजेडी भी साथ खड़ा हुआ था और विपक्ष एकजुट था, विपक्ष नहीं आया, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन एनडीए को भी अपने नए साथी की तलाश है और 3-4 साथी वहां मौजूद थे जिन्होंने बताया कि हां इस कदम के साथ हम साथ खड़े हैं। रजत भाई कहते हैं ना कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। आरी गर्दन पे लगा करके अपना साथी बनाना या ऐसे लोगों को अपना साथी बनाना जिनको आपने बेइज्जत किया हो, वो इनकी अपनी उपलब्धि हो सकती है, हम इस पे बात नहीं करते। अकाली दल को कैसे बेइज्जत करके इन्होंने बाहर निकाला है, आज भी अकाली दल से कोई समझौता नहीं है। सबसे पुराना पार्टनर थे दो लोग, एक अकाली दल, दूसरी शिवसेना। आज तक भारतीय जनता पार्टी जिसके गले मिली है उसका गला काटा है भारतीय जनता पार्टी ने। अकाली दल का गला काटा, उसके सारे नेताओं को अपने यहां ले लिया। शिवसेना का गला काटा, शिवसेना की को दो फाड़ करके एक अनैतिक सरकार महाराष्ट्र में बना ली, आपके सामने है। श्री नीतीश कुमार जी का गला काटने जा रहे थे, उन्होंने समय रहते अपना बचाव कर लिया। वो आप आज की डेट में हमारे साथ में आपके सामने है सारी चीजें। तो एक तरफ तो वो लोग हैं जो गले मिलकर के गला काटते हैं, और दूसरी तरफ मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं हमारा कुनबा बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी अकेली होती जा रही है। पिछले 5 सालों में आप मुझे बताइए कौन सा नया दल इनके पास आया। इनके से अकाली दल गए, शिवसेना गई, जनता दल यूनाइटेड गया, पीडीपी गई, क्या नाम त्रिपुरा की जो पार्टी थी, वो जो ट्राइबल्स की पार्टी थी, वो इनके पास से चली गई। आज की डेट में मणिपुर जल रहा है, मणिपुर पूरा का पूरा चला गया, मेघालय के लोग इनके पास से जा रहे हैं। तो छोटे दल हो चाहे बड़े दल हो, आज की डेट में इनसे सब लोग अलग अलग हो रहे हैं। तो आप इस चीज को देखिए, आने वाले समय में आप एक नवीन पटनायक साहब का तो एक बहुत स्पष्ट फार्मूला रहता है कि वो केंद्र से झगड़ा नहीं करना चाहते, जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसके साथ वो होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्दे इंपॉर्टेंट है। और मुद्दे क्या है? अग्निवीर को लेकर के देश के नौजवानों में उबाल है, बेरोजगारी को लेकर के देश के नौजवानों में उबाल है, महंगाई को लेकर के महिलाओं में उबाल है। 400 रुपए गैस सिलेंडर 1200 रुपए में है, आपके सामने। चीन की सीमा को लेकर के पूरे देश में उबाल है कि कैसे चीन अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक हमारी तरफ सलामी स्लाइस के जरिए किस तरीके से क्या क्या हरकतें कर रहा है। 2000 किलोमीटर के आसपास का एरिया उसने अप्रैल 2020 के बाद तो कर रखा है, जहां हम अब पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। सब लोगों को पता है ये बात। तो आने वाले समय में आप जितने जो हमारे मीडिया के साथी, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दल हैं, समर्थक मीडिया वाले हैं, वो भी चाहे जितना कर लें, लेकिन एक चीज तय है कि हमारा कुनबा बढ़ रहा है, उनका कुनबा घट रहा है। उनसे अगर कोई बात कर ले रहा है तो आप लोग कह देते कि साहब वो लोग साथी हो गए। कहां से? अकाली दल ने क्या साथ लिया? अभी शिवसेना ने क्या साथ लिया? अभी शिवसेना का जो एकनाथ शिंदे का बेटा है, जो इस समय रूलिंग का चीफ मिनिस्टर, उसके बेटे ने कल इस्तीफा दे दिया, बता रहे थे। वो किसी सूरत में इन लोगों ने मैनेज किया। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आने तक इस चीज को देख लीजिएगा कि अकेले रह जाएगी। ये इन लोगों को साथ लेना ही नहीं आता, ये लोग तो साथ मिलकर के गला काटते हैं। ठीक है राजीव जी, एक बार जवाब आप दे रही। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि सब कुनबा जो है वो विपक्ष का, कांग्रेस का बढ़ रहा है और बीजेपी जिसके साथ जाती है उसको धोखा दे देती है। देखिए, ऐसा है कि कुनबा बढ़ रहा है घट रहा है तो जनता तय करेगी। मैं केवल महाराष्ट्र की बात और बिहार की बात की है तो इन दोनों बातों का जवाब दे देता हूं। महाराष्ट्र में शिवसेना हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी और जो सारी सीटें 55 के करीब जीते थी, वो कांग्रेस और एनसीपी भ्रष्टाचारी पार्टियों को हरा करके हमारे दम पे थी। उनको इन्होंने अपनी गोदी में बिठा लिया। उनके साथ चुनाव लड़े थे क्या? कांग्रेस पार्टी का अलायंस पार्टनर केवल एनसीपी था। तो ये हमारे आदमी को, हमारे अलायंस पार्टनर को इन्होंने बिठा दिया। फाइनली स्थिति ये हुई कि जो शिवसेना का जो बड़ा ग्रुप था उसने अपने नेता को उखाड़ फेंका और आज के डेट में जो शिवसेना है, पूरी की पूरी शिवसेना, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में। देखिए, आइडियोलॉजी की ताकत ये है, नेता बिक गया हो लेकिन कैडर और नेताओं ने कहा नहीं, हम तो बीजेपी के साथ चुनाव जीत करके आए हैं। 40 एमपी 55 में एमएलए 55 में से और 18 से 13 एमपी आज शिवसेना के साथ है। शिवसेना को पूरी की पूरी शिवसेना भाजपा के साथ है। महाराष्ट्र में कोई दूसरा शिवसेना नहीं है, वो एक दूसरी पार्टी है, इसका नाम है शिवसेना यूबी। वो समझने की जरूरत है। दूसरी बात, बिहार
हमसे छोटी पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड, और उनको हमने सीएम प्रोजेक्ट किया और 15 साल तक सीएम रहे। अब उनको लगा कि भाई हमको राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बना देंगे, तो आप प्रधानमंत्री बना लें, नीतीश जी को क्यों नहीं अभी तक प्रोजेक्ट कर देना चाहिए था। वहां पर जितनी पार्टियां थी आप देख लीजिए, उनके दो बड़े नेता, वो भारतीय जनता पार्टी एक तो अपनी पार्टी बना करके अलायंस कर रहे हैं, और दूसरा आरसीपी सिंह जो उनके अध्यक्ष थे वो आज भाजपा में है। वहां पर जो वीआईपी पार्टी है, जो सहनी जी का पार्टी, मुकेश सहनी जी का, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वहां पर जो रामविलास जी की पार्टी है, पहले जो लोक जनशक्ति पार्टी, वो बीजेपी के साथ है। ये सब ऐसा है कि जो हमारे साथ थे, जो हमारे आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, वो हमारे साथ वापस आएंगे। जिनसे भी बात चल रही है, नहीं चल रही, इसकी जानकारी तो मुझे, मैं आपको चैनल पे नहीं दे सकता ना, मेरे पास अब नहीं। मेरी एक बात सुनिए, आपने पिछली बार एक सवाल करते हुए बोला कि कुनबा बढ़ रहा है, कुनबा। देखिए, देश आइडियोलॉजी से चलता है। एक है पार्टी कांग्रेस जो देश बेचने का काम किया है 75 साल में, तो देश बेचना, और हम जो काम कर रहे हैं, क्या हमने नए नहीं बनाए, क्या हमने नए रोड नहीं बनाए, क्या हमने नए घर नहीं बनाए, क्या हमने नए शौचालय नहीं बनाए, क्या ये क्या हमने पहली बार जनधन अकाउंट में आज तक 5 पैसा किसी भी किसान के अकाउंट में गया? इसका फैसला करती है, ये तो कर रही है ना। मैं वही कह रहा हूं, इसका फैसला करती है, जनता को जो लाभ होता है उसी पार्टी को मैंडेट देती है। ठीक है, राजीव गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं, कपीश भाई आ रहा हूं, सुंदर राजपूत जी, क्योंकि आपने हाथ उठाया था, कुछ ऐड ऑन करना हो तो बोल दीजिए। आप आधा समय दे रहे हैं, 4 विपक्षियों को बिठा के आप मतलब 1/4 समय नहीं दे रहे हैं। कोई बात से शायद वो सहमत नहीं है। राजेश भाई, आप ही से सवाल है, राजीव भाई आपसे ही सवाल है, वो कुछ पूछना चाहते हैं। मैंने उनको कहा आप मना कर दीजिए, तो आप लगातार बोलते रहिए। वो आपसे ही कुछ पूछना चाह रहे हैं। चलिए पूछिए, सुन बताइए। दो तीन चीजें हैं। राजीव भाई इस समय बहुत हैरान परेशान हैं। जिस दिन से एक अनैतिक गठबंधन की सरकार उन्होंने पहले शुरू करी थी, अजीत पवार साहब के साथ में सुबह 6 बजे ले लिए थे शपथ, तो ये राजीव पांडे जी को शायद ये याद नहीं है कि कितना बड़ा जनतंत्र के साथ धोखा ये लोग महाराष्ट्र में कोश्यारी जी के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, ये तो वकील है, जानते हैं इस बात को कि उद्धव ठाकरे जी अगर इस्तीफा नहीं देते तो इनकी हैसियत नहीं थी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दी। एक बात, जिस दिन से महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की बनी है, राजीव पांडे साहब एक चुनाव नहीं जीते हो, एक भी, सब हारे हो, टोटल एमएलसी का भी, एपीएमसी का भी, एमएलए का भी, सारे चुनाव हार रहे हो। तो जनता किसके साथ है? जनता महाविकास अघाड़ी के साथ। राजीव भाई रिप्लाई कर दीजिए, फिर मुझे दूसरी बात, आपने जो बिहार की बात करी, ठीक है, मैंने पॉइंट ले लिया। दूसरी बात आपने बिहार की बात करी, बिहार में आरसीपी सिंह को आप नेता बना रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? लोक जनशक्ति पार्टी के 2 फाड़, पशुपति पारस एक तरफ और चिराग पासवान एक तरफ। अरे जिससे गले मिलते हो उसके पीठ पे छुरा भोंकते हो आप लोग। आप लोग तो गद्दारी का काम करते हो। और रही बात देश के एयरपोर्ट बनाने की, पूरा देश बेच डाला आप लोगों ने। सारे पीएसयू जो हमने बनाए थे वो बेच दिया। मुझसे सवाल किया, कर क्या रहे हो? पैसे का किया क्या? सुंदर भाई आपने 2 एग्जाम्पल दिया, एक आरसीपी सिंह का और एक महाराष्ट्र का। राजीव भाई जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स दे दीजिए। कहा साहब आप दूसरे की पार्टी के नेता को ला रहे हैं, अपनी पार्टी में ज्वाइन करा के आगे बढ़ा रहे हैं, पहला। दूसरा, महाराष्ट्र में कहा कि जब से अलायंस किया है एक भी चुनाव नहीं जीते। राजीव जी देखिए, ऐसा है कि दोनों जगह चुनाव हुआ, लोगों के डेथ से वैकेट हुआ है। और सुनो यार सुरेंद्र भाई, क्यों आप बोल रहे हैं? मैंने एक शब्द नहीं बोला। रुक जाइए, आराम करिए, पानी पीजिए। मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पर शिवसेना अंधेरी का चुनाव हुआ, वहां पर शिवसेना के विधायक के डेथ के बाद हुई थी। और सुनिए, वहां पर बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ी, आपको कुछ याद नहीं है। वहां बीजेपी, वहां पर तय हुआ कि इनको जिताएं। एक में हुई, जहां पर चुनाव हुआ वहां, अरे सुन लो यार, एमएलसी के भी हुए हैं, एमएलसी के चुनाव होते रहते हैं। एमएलसी और एपीएमसी चुनाव वैसे भी एनसीपी का है, उसका कोऑपरेटिव सेक्टर पे। आप फिर गलत बात कर रहे हैं। मेरा क्या कहना है, मेरी बात सुन लीजिए। मेरा चुनाव हुआ, आपने एक छोटा सा चुनाव जीता, एक छोटा सा चुनाव जीता। आज आप सुनिए तो मेरी बात, अगर ऐसी बात है जो आप बात कह रहे हैं, तो अभी तो चुनाव होने वाला है ना 24 में, तब आप देख लेंगे ना कि महाराष्ट्र में क्या। आरसीपी सिंह की जो ज्वाइनिंग हुई है, आरसीपी सिंह की जो ज्वाइनिंग कराई गई, दूसरे दलों से लाया गया, उस पर भी एक कमेंट राजीव भाई। मैं एक बात बताऊं, आरसीपी सिंह बिहार के एक सम्मानित नेता हैं। उनका अपना पार्टी में कुछ, उन्होंने पार्टी छोड़ा, परिवार उसको वोट नहीं देगा। सुनिए, ये तो आपको लगता है ना सुरेंद्र जी, आप आरसीपी सिंह को उसके गांव के लोग वोट नहीं देंगे, उसका परिवार, उसका भाई वोट नहीं देगा, ऐसा है आरसीपी सिंह। आप बात कर रहे हैं,
राहुल गांधी चुनाव हार गया अमेठी से, उसको अरे कौन वोट सोनिया देगा? गांधी को अरे आरसीपी सोनिया सीट गांधी से रायबरेली राजीव से पांडे जमानत साहब जब्त अपना होगी। मानसिक संतुलन सोनिया- मत खोइए। अरे आप सोनिया गांधी जी बीच में आज बोल तक रहे हैं। रिकॉर्ड वोटों से सोनिया चुनाव गांधी कौन जीत रही है? हैं, आगे भी जीतेंगी। इटालियन गांधी आज कौन है? सोनिया इटालियन गांधी के को नाम कौन पर वोट अपना देगा? अनर्गल अरे और इटालियन अभद्र गांधी और को कौन ओछी वोट बातें देगा? मत कीजिए। इटालियन गांधी है? को कौन वोट देगा रायबरेली में? जमानत जब्त इटालियन होगी, मैं गांधी कह की रहा हूं। बात करो, ये फेंकू को और तड़ी पार को कौन वोट देगा? होगी तुम्हारे बहुत फेंकू को, अपमान तुम्हारे जमानत तड़ी पार को जब्त कौन ये होगी। बदतमीजी करोगे तो पांडे जी, बहुत आप सुनो। बदतमीजी कर रहे हो। समझ गए? ये जो बदतमीजी वाली भाषा है राजीव पांडे, अपने घर में रखा जी, करो। आप बीच में बोल अपने रहे हो। तड़ी पार को देखो, अपने फेंकू को देखो। बकवास कर रहे हो, सुरेंद्र राजपूत बीच में क्यों बोल रहे हो? बकवास कर रहा है ये तड़ी पार। बकवास बकवास कर रहा है इटालियन गांधी का फेंकू। चमचागिरी बंद करो। इटालियन ठीक। गांधी का चमचागिरी इटालियन करते हुए उसकी क्या जीवन बात बीत कर रहा जाएगा, है? कुछ नहीं मिलेगा। दिमाग खराब देश हो के गया लिए है? काम करो, देश अरे के लिए दिमाग काम करो। खराब हो गया सुरेंद्र राजीव राजपूत। पांडे। इस तरीके की भाषा इटालियन गलत राकेश चमचागिरी टंडन आपके चरण चैनल पे चुंबन की से, जा रही है। इटालियन गांधी के ये क्या बदतमीजी है? चाटुकारिता से कुछ नहीं हम होगा। कहें फेंकू, इटालियन गांधी हम के कहें चरण तड़ी पार, चाटुकारिता से कुछ या हम नहीं कहें और ओछी होगा। टिप्पणी? इटालियन गांधी हार बात रही कर रहे है हैं। वहाँ आपकी अम्मा आई थी, आपने क्या नाम RCP ये को क्यों भाजपा वालों की आपने अम्मा हमारी उन्हीं के पार्टी गांव को से क्यों शादी गाली होती दी? है। आपने आरसीपी बात को कर क्यों रहे हैं? गाली दी? मैं हमने पूछ रहा किसी हूं, तुम पार्टी के RCP नेता को को गाली नहीं देने वाले दी। कौन हो? तुम बात एक कर रहे हो। नेता, एक सम्मानित आरसीपी मिनिस्टर पीसी थे को वो। कहा कि उसके घर क्यों वाले गाली वोट दिया नहीं तुमने? देंगे। इस इसमें चैनल कौन पे सी बैठ गाली के क्यों दी? गाली दिया? और तुमने हर कहा चीज कि में उसके घर सोनिया वाले गांधी और मैं राहुल कह रहा गांधी हूं, तुम्हारी इटालियन गांधी औकात को कोई वोट है नहीं राहुल देगा। गांधी और यही तो मैं सोनिया भी कह रहा गांधी हूं। की बात करने की। मैंने कहा ना सोनिया तुम्हारी गांधी को औकात भी है कोई राहुल वोट नहीं गांधी देगा। सोनिया गांधी की बात ठीक है, करने मुझे की। लगता है अपनी कि औकात व्यक्तिगत है। कमेंट्स नहीं होना चाहिए। देश के युवा और देश के लोग इस चैनल को देख रहे हैं। अगर आप लोग स्तर गिरा देंगे, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, राजीव भाई, सुरेंद्र भाई, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग का स्तर गिरे और व्यक्तिगत कमेंट्स करें, मुझे रोकना पड़ेगा। एक मिनट, सुरेंद्र भाई शांत, राजीव भाई शांत, कोई पर्सनल कमेंट्स मत करिए। आप लोग मुद्दों पर आलोचना करिए, राजनीति का स्तर नहीं गिरना चाहिए। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज राजनीति का स्तर मत गिराइए। आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाइए, व्यक्तिगत कमेंट्स प्लीज मत करिए। बदतमीज आदमी गिरा रहा है। मैं मना कर रहा हूं, मैं दोनों को ये कह रहा सोनिया गांधी राहुल हूं, गांधी मैं पर दोनों हमने से ही शाह कह रहा हूं कि हमने आप लोग नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत कुछ कहा? कमेंट्स पर्सनल मत करिए, अटैक ठीक हमने है। अमित शाह पर कुछ कहा? मैं एक बार स्वयं पुरोहित जी के पास जा रहा हूं, आप लोग थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा म्यूट कर हमने दीजिए। अमित स्वयं शाह पुरोहित जी के पर पास, कुछ कहा? नरेंद्र मोदी स्वयं पर जी, कुछ कहा? आज भी खबर आई है पश्चिम बंगाल से कि कांग्रेस के बकवास करते कार्यकर्ता हैं। दोनों टके को के पीटा ट्रॉल से। गया, मारा गया। अधीर रंजन चौधरी जी ने इस सवाल को उठाया और कहा कि साहब हम और ममता हमसे लड़ रही, ऐसा क्यों? नहीं, तो जब नहीं, जो देखिए, स्टेट इकाई है वही आमने सामने खड़ी रहेगी तो फिर नहीं, विपक्ष एकजुट कैसे हो पाएगा? ये आज की घटना है। ग्राउंड लेवल पे पता करिए, वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की ही लड़ाई थी। वो जहां पे जिस एरिया में चुनाव था, उनके ही आपस में नामांकन पत्र भरने के लिए दो कांग्रेसियों की आपस की लड़ाई थी। तृणमूल कांग्रेस का उससे कुछ लेना देना नहीं है, नंबर वन। रही बात अधीर रंजन चौधरी, तो उनके दिमाग का दिवालियापन बोलूंगा मैं कि वो जिस तरह से ममता बनर्जी के बारे में अनर्गल बयानबाजी करते हैं, वैसे नेता कभी नहीं चाहेंगे कि देश के अंदर में नरेंद्र मोदी की सरकार हटे। वो शून्य पर ले आए हैं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को। तो उनके बारे में बात करके इस डिबेट के अंदर में मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा नतीजा आने वाला है। जब हम एक पॉजिटिव माइंडसेट से बात कर रहे हैं, जब आप सोचिए कि ममता बनर्जी जब 2021 का चुनाव जीतती है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा कि हमारे कोई भी बड़े नेता यहाँ नहीं आए। क्यों नहीं आए? कि उनको लग रहा है कि दीदी यहाँ पे ठीक संभाल रही है पश्चिम बंगाल को। उन्नयन का काम, जो डेवलपमेंट का काम है, हम उसके बारे में वोट कर रहे हैं, उसके बारे में पब्लिक के पास जा रहे हैं। आप भी मांगिए, कौन मना करता है? मगर हमारी लड़ाई है कांग्रेस पार्टी से है ही नहीं। हमारी लड़ाई पूरे देश के अंदर में अभी जो तानाशाह की सरकार है, जिस तरह से वो लोगों को सीबीआई ईडी का डर दिखाती है, जिस तरह से जहां भी विपक्षी पार्टियां है, देखिए सीबीआई ईडी के जितने भी केसेस हुए हैं 95% लेकिन स्टेट विपक्षी पार्टियों यूनिट्स पे, की अपनी लड़ाई विपक्षी होती पार्टियों है, पे। जो विपक्ष के नहीं, नेताओं को, क्षेत्रीय छत्रप को समझना पड़ेगा, खासतौर से कांग्रेस पार्टी। ठीक है, राजेश गुप्ता जी आपके पास। राजेश जी, दिल्ली में कांग्रेस और आपकी सीधी सीधी लड़ाई है, आप पंजाब जाइए, कांग्रेस और आपकी सीधी सीधी लड़ाई है। अब हरियाणा में भी हमने रोड शो देखा, तीसरी पार्टी आप हो गए। गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि साहब बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की मदद करी। 3 जगह का ये उदाहरण है और राजस्थान सामने खड़ा हुआ। तो पार्टी, राजनीतिक पार्टी के रूप में आप पूरे देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, आपका पूरा अधिकार है लड़ने का। लेकिन जहां हित टकराते हैं, जैसे नीतीश बाबू का हित दिल्ली में नहीं होगा, नीतीश बाबू का हित उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, अखिलेश यादव जी का हित दिल्ली में नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल जी का हित लखनऊ में नहीं होगा। आपस में बैठ सकते हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी।
लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की बात आएगी तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, दो राज तो बिल्कुल डेफिनेट है, एक दिल्ली दूसरा पंजाब, कैसे बात बनेगी? देखिए, मैंने बहुत सारी बातें सुनी और कुछ ऐसी बातें भी सुनी ना जो ना मुझे सुननी चाहिए, ना आपको, ना जनता को। बहुत दुख होता है जब इस किस्म की डिबेट होती है टीवी के ऊपर, बच्चे देखते हैं और उनको लगता है कि ये क्या स्तर है डिबेट का। लेकिन खैर, आपने कुछ बातें करी तो मैं एक बात करता हूँ। महबूबा मुफ्ती जी का नाम आपने सुना होगा, जिनको आज भाजपा के साथ ही आतंकवादी तक कह देते हैं। इनके साथ में मिलकर इन्होंने सरकार बनाई, ऑन रिकॉर्ड है। मायावती जी के साथ सरकार बनाई। ममता बनर्जी जी इनकी सरकार में थी, केंद्र के अंदर रेलवे मिनिस्टर थी। नीतीश कुमार जी के साथ ये रही, खुद ही कह रहे हैं। ये राजनीति के अंदर इन्होंने तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ में सरकार बना ली जहां पे इनकी विचारधारा कहीं से कहीं तक मेल नहीं खाती थी। जैसे मैंने महबूबा मुफ्ती जी का नाम लिया, और जैसे आपने कहा कि हित टकराते हैं, तो पंजाब में बीजेपी के पास कभी कुछ नहीं था, इसीलिए वो अकालियों के साथ में लड़ती थी। महाराष्ट्र में नहीं था तो शिवसेना के साथ लड़ी। ये सिर्फ 2-4 स्टेट जो हिंदी बेल्ट कहलाते हैं उन पे छोड़ के इनके पास में कोई खास रहा नहीं है। लेकिन इन लोगों ने लोगों को बांट बांट कर कुछ ऐसा माहौल बना लिया, डरा कर। जैसे कि आपके सामने है कि कांग्रेस के हमारे हेमंत बिस्वा जी थे, इतनी मोटी किताब छाप दी करप्शन की, उसके बाद में जैसे इनकी पार्टी में आए तब ईडी सीबीआई चुप हो गए। मुकुल रॉय जी के पंजाब में पश्चिम बंगाल में कोई नेता चाहिए, कोई नहीं था, उन पे चिट फंड के अंदर दुनिया भर के आरोप लगाए, इनकी पार्टी में आ गए। मैं थोड़ा सा पॉइंट पे राजेश गुप्ता, अपनी पार्टी की येदुरप्पा जी, अपनी पार्टी की मैं आपकी बात येदुरप्पा समझ जी, गया। जिनको निकाल के फिर ले आते। आप एजेंसीज के दुरुपयोग का मसला उठा रहे, ठीक है, पॉइंट टेकन आपका। नहीं, मैं जो कांग्रेस मेरा को पॉइंट बता था रहा कि राजेश जी, कांग्रेस को भी समझ जो रहा है। हितों के टकराव का था, अगर कांग्रेस पार्टी जाती है, मान लीजिए पश्चिम बंगाल 2 सीट 3 सीट 4 सीट जहां अलायंस हो जाए, उत्तर प्रदेश जाती है, एक सांसद, बात हो सकती है, बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है। लेकिन दिल्ली में और पंजाब में प्रमुख विपक्षी दल, वहां पर टकराव है। इसीलिए देखिए, आप देश भर में विपक्षी नेताओं से मुलाकात हो गई, लेकिन अभी कांग्रेस वाला अपॉइंटमेंट पेंडिंग में है। राजेश जी, मैं यही आपसे कह रहा था कि अभी ये शुरुआत है। अभी उनको भी कुछ स्टेट्स के अंदर इलेक्शन में शायद बिजी है, जो अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, हम भी उसमें बिजी हैं। हमने अपनी बात कह के छोड़ दी है कि हमें जो बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, पार्टी से बड़ा देश है। बड़ी सिंपल सी बात है, तो देश के जो हालात है हमें उसको देखना है। हमने अपनी बात कह के छोड़ दी है, हम भी अपने इलेक्शंस में बिजी हैं, वो भी बिजी है, ठीक है। अब उनको भी समझना है। अभी जैसे टीएमसी के हमारे भाई कह रहे थे कि भाई अभी कुछ कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपनी राजनीति के चक्कर में ना देश को देखते ना स्टेट को देखते, तो एक आध लोगों के बयान आ सकते हैं, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उसकी तरफ से कोई बयान नहीं है। तो वो चीजें हमें लगता है कि पॉजिटिव तरफ में जाएगी और देश हित के अंदर सब समझेंगे कि सही क्या है, वही होगा, और बहुत जल्दी आप देखेंगे मतलब अभी चीजें होंगी। ठीक है, इंतजार, ठीक है। कपीश भाई के पास, कपीश भाई, घूम फिर के सारा मामला उत्तर प्रदेश में ही फंसता है। 80 सीटें हैं, सबका अपना ईगो है। मैं सुरेंद्र भाई से कहूंगा जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर जवाब सुरेंद्र जी आपसे ही लेना पड़ेगा। जब अलायंस की बात आएगी तो फॉर्मूला पुराना वाला आएगा, सिटिंग गेटिंग पे मिलेगा नहीं मामला। वो आप कहोगे साहब 1 है 2 ले लीजिए, 2 से नहीं होता 4 ले लीजिए, 4 से नहीं होता 8 ले लीजिए, लेकिन बस जनाब यहीं रुक जाइए। वो कहेंगे पीछे जाइए, वो 23 और 24 वाले फॉर्मूले पे आइए, जहां 1 थी और नंबर 2 थी वो भी ले आइए, तब बात बनेगी। उत्तर प्रदेश को कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। मैं कहता हूं साहब बिहार में हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सब जगह हो जाएगा। सारा पेज जो आकर फंसता है वो उत्तर प्रदेश में ही फंसता है। रजत भाई, सबसे पहली चीज तो यह है कि उत्तर प्रदेश से ही होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है। बिल्कुल मानता हूं, और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है। लेकिन हम कांग्रेस को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर किया होता तो 2017 में हम दोनों मिलकर कैसे चुनाव लड़ते। कांग्रेस कभी सांप्रदायिक दल नहीं रही, सांप्रदायिकता के विरुद्ध उसने लड़ा है। यहां हमारी मानसिकता उनके साथ है, नीति हमारे साथ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब दो दल आपस में बैठ करके बात करते हैं तो तमाम चीजों पर बात होती है और
अगर व्यक्ति और पार्टी अपना आईना बेहतर देखता है तो वो समझता है इस बात को। और हमने तो पहले ही एक चीज कह दिया कि कांग्रेस को अपनी भूमिका तय करनी, क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट उन्हीं को करना है। इसलिए करना है कि पूरे देश में सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, जिसका संगठन हर प्रदेश के अंदर है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं सबसे बड़ी बात कह दूं, हर पार्टी से उठ करके ऊपर हमें सभी जनी क्षमा करेंगे अगर किसी को बात बुरी लगे। बोलिए बोलिए सर। कि देखिए, हमारे आपके डिफरेंसेस कितने भी क्यों ना हो, विचारधारा के स्तर पर, नीतियों के स्तर पर, लेकिन कभी भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि अपने देश के बहू का अपमान। स्वर्गीय राजीव गांधी जी इस भारत के महान सपूत है, उन्होंने अपनी शहादत दी है इस देश की, और उनकी वो पत्नी है, बहुत सम्मानित है। हमारी नीतियां कांग्रेस से अलग हो सकती हैं, विचारधारा अलग से हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी बहू का अपमान नहीं कर सकते, न बर्दाश्त कर सकते। इसलिए करबद्ध निवेदन है कि कभी व्यक्तिगत प्रहार आपस में आप लोग एक दूसरे पे कर लेना वो ठीक है, लेकिन देश की बहू बेटियों की इज्जत के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। वो राजीव जी आपकी भी इज्जत हो, और इसको आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि उन राजीव गांधी जी ने अपनी बहन से शादी नहीं की, बहू बना करके लाए थे, और हम लोग बाहर से ही बहू लाते हैं। इसमें कहाँ दो रहा है? देश की सीमा के अंदर किसी चीज को, परिधि को, मानवता को ना बांटे। अब मैं एक बात ये कहता हूं कि देखिए रजत भाई, अभी तो 24 आने से पहले कई राज्यों के अंदर चुनाव हैं, जहां पे निश्चित रूप से क्षेत्रीय रूप से जहां जो मजबूत है वो अपने आप सामने आएंगी। नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करता हूं सर, इस पॉइंट पे मैं डिफर करूंगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अगर आप 3 राज्यों की बात करें, प्रमुख राज्य नॉर्थ इंडिया में, वहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने क्षेत्रीय छत्रप है ही नहीं। और लोग इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखा रही है विपक्षी एकता में। सुरेंद्र भाई, अगर मैं सही हूं तो बोल दीजिएगा। कांग्रेस कह रही है अभी रुक जाइए, अभी तो कर्नाटक जीता है, 3 राज्यों के रिजल्ट और आने दीजिए, उसके बाद बताया जाए कि हाँ भाई विपक्ष कौन है और विपक्ष का नेता कौन है। सुरेंद्र राजपूत जी। रजत भाई, ये बात नहीं है। मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस भी उतनी ही उत्सुक है जितने हमारे सारे साथी हैं। क्योंकि लड़ाई जो है इस वक्त सत्ता को प्राप्त करने से ज्यादा संविधान को बचाने की है। नंबर 1, सत्ता एक ऐसे अहंकारी व्यक्ति से हटाने की है, अहंकार के खिलाफ लड़ाई है। तो हम अहंकार के खिलाफ लड़ाई अहंकार के साथ नहीं लड़ सकते, तो हमें सबको अपने अपने अहंकार त्यागने होंगे। कांग्रेस अपना अहंकार त्यागने के लिए तैयार है, अगर कोई कांग्रेस में है तो। ठीक है। बहुत स्पष्ट रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी, श्री राहुल गांधी जी ने भी, और सारी हमारी कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से सब सारे साथियों से पूरे सम्मान के साथ सामूहिक नेतृत्व के नाम पर बात कर रहे हैं और लगातार बात कर रहे हैं। इसीलिए रिक्वेस्ट की थी नीतीश कुमार जी से कि 12 तारीख को चूंकि श्री राहुल गांधी जी उपलब्ध नहीं है, इसलिए कोई अन्य डेट दे दे, तो 23 तारीख की डेट हो गई। तो अहंकार के खिलाफ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपने बात करी, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूं कि जब हम अहंकार के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे माइनर डिफरेंसेस हैं उनको हम बरीड करने का पूरा काम करेंगे। इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं। पहले भी हमने समझौते किए हैं, आगे भी हम समझौते करेंगे, क्योंकि समझौता इस बार संविधान को बचाने के लिए है। और बाकी जो आपने आने वाले चुनावों की बात की है, ये बात अपने आप में सच है कि आने वाले चुनाव में प्रमुख रूप से कांग्रेस तेलंगाना सहित सारे राज्यों में कांग्रेस लड़ रही है, और वहां पर अन्य दलों की उतनी भूमिका स्पष्ट नहीं है, और जितनी भी है उसका भी पूरा सम्मान है। तो हम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी अहंकार के कारण कोई मौका नहीं देने वाले हैं कि वो दोबारा से इस देश के आईन को यानी संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम करें। ठीक है, एक 30 सेकंड में राजीव भाई, जो एक यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, आप पैनल में ही देख लीजिए, विपक्ष के जो भी स्पीकर्स हैं वो बहुत सॉफ्ट है एक दूसरे पर, चाहे वो सीट्स के लेकर हो, चाहे नेतृत्व को लेकर हो। तो क्या इससे कुछ खतरे की घंटी बीजेपी को लगती है, या बीजेपी को लगता है नहीं मैनेजमेंट? रजत जी, जहां तक है उत्तर प्रदेश की बात आप करें तो 2014 के बाद सभी प्रयोग हो चुके हैं। 2017 में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी चुनाव साथ मिलकर के लड़ी, और वो भाजपा के लिए सबसे बड़ी विक्ट्री थी। आपको याद होगा, मेरे हिसाब से 330 से ऊपर सीट
भारतीय जनता पार्टी विधायक, ये दोनों साथ में मिलकर लड़ेंगे तो हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे, ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। फिर बहन कुमारी मायावती, जिनका बड़ा जनाधार है उत्तर प्रदेश में, उनके साथ भी ये अलायंस करके समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ चुकी है, इस बार भी चुनाव लड़ चुकी है। जहां तक बात है, जो 4 स्टेट में बीआरएस वहां पर है और ठीक है, उनके माफी के साथ रोक रहा हूं सर आपको, आज वक्त की थोड़ी कमी है, एक ब्रेक का टाइम है। आप सब आए, आपने अपना कीमती समय दिया। कोशिश यही थी कि समझे कि आज की जो परिपेक्ष है और 24 में, चाहे वो एनडीए हो या यूपीए, दोनों अपना कुनबा बढ़ाने में लगे। कोशिश यही है बीजेपी की इस सत्ता में तीसरी बार वापसी करे, तो वही विपक्ष चाहता है कि इस राह को थोड़ा कठिन करे और आगे आए। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।